नाउ क्रिया। तो कार्य के होने करने या किसी स्थिति का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया कई तरह की होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्रिया के काल भी होते हैं। सो कार्य के होने करने या परिस्थिति का, क्रिया की परिस्थिति का बोध हो तो स्थिति के अभी कार्य पेंडिंग है या अभी हो चुका है या होएगा, तो ये एक तरीके का काल होता है, का बोध कराती है। तो क्रिया दो तरीके की है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कर्म, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, तो इसमें कर्म का अभाव होता है। दैट इज ओमिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओमिशन ऑफ कर्म नहीं होता। तो इस क्रिया में कर्म का लोप होता है। लोप का मतलब ओमिशन, ठीक है। तो दैट इज ओमिशन होता है। इसमें ये होता है कर्ता ने किया और इसमें है कर्ता ने कर्म को किया। तो इस क्रिया में कर्म उपस्थित रहता है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को किया, तो यहां पर कर्म रहेगा, ठीक है। राम ने रावण को मारा, तो जैसे मोर नाचता है, तो यहां पर इसमें कोई कर्म नहीं है, तो इसमें इस तरीके से हो जाएगी। और राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो ये जो मारा है ये ऑब्जेक्ट है रावण को, तो दैट इज ऑब्जेक्ट को ही कर्म कहते हैं और ये सब्जेक्ट है। तो दिस इज कर्ता, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट इज देयर बट ऑब्जेक्ट इस कर्म का अभाव है। राम मोहन हंसता है, अगर मैं कहूं कि मोहन सोता है और मोहन बिस्तर पर सोता है, तो दोनों में अकर्मक और सकर्मक क्रिया के दोनों उदाहरण हैं। एक है मोहन सोता है और मोहन बिस्तर पर सोता है। पर सोता है, तो ये यहाँ पर सकर्मक, कर्म के साथ तो सकर्मक होगा। तो नाचना और हंसना क्रिया में किसी कर्म की वैसे भी आवश्यकता नहीं है, ये सीधे सीधे अपना कर्ता पदों से संबंधित है। ये क्रिया जैसे यहाँ पर है इसी से संबंधित है और यहाँ कोई कर्म नहीं है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। तो यदि क्रिया कर्ता से संबंधित हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, यदि क्रिया कर्म से संबंधित हो तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया का संबंध, सोने का संबंध मोहन से है और यहाँ पर मारे जाने का संबंध रावण से है, ठीक है। बिस्तर पर सोने का संबंध बिस्तर से, तो यहाँ पर क्रिया का संबंध किससे है? यही है क्रिया। तो क्रिया का संबंध कर्ता से होता है और यहाँ पर क्रिया का संबंध कर्म से है।
कई बार कर्म को प्रधान भी कर दिया जाता है, यानी कर्म की महत्ता होती तभी। राम ने मारा में बोलने पर बात पूरी नहीं होती, किसको मारा तो उसका भी है, तो कर्म से संबंधित होता है। क्रिया के काल भी होते हैं। सो क्रिया, क्योंकि वो स्थिति का बोध कराती है कि कार्य किस स्थिति में है, तो इसलिए काल के अनुसार भेद। ठीक है, ये तो कर्म के अनुसार भेद है, कर्म के आधार पर, और इसमें और भेद भी हैं काल के आधार पर। तो कभी भी अगर हमें क्रिया के बारे में पूछा जाएगा तो मुझे यह भी बताना है कि वो सकर्मक है और किस काल की क्रिया है। कि खा लिया था, तो फल खा लिया था ऐसा प्रश्न आएगा तो उसमें बताना पड़ेगा कि भूतकाल की है, और फिर फल खाया है तो सकर्मक भी है। सब चीजें बतानी है। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्रिया का काल बताना है। भूतकाल, अगर क्रिया आएगी तो आपको सकर्मक और कर्मक तो बताना ही है, लेकिन उसका काल भी बताना होगा। तो भूतकाल दैट इज पास्ट टेंस, वर्तमान काल और भविष्य काल, जो कि क्रिया के होने की स्थिति को बताता है। तो राम ने फल खा लिया था, तो फल खा लिया था, तो ये जो खा लिया था है ये सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और ये वैसे भी पता है कि फल है, राम ने फल खा लिया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कर्ता ने कर्म को, ये जो अलग अलग यहाँ पर कर्ता कारक, कर्म कारक, कारक, उसमें प्रीपोजिशन का लोप होता है। तो फल खा लिया था में फल को खा लिया था, तो ये कर्म को ही है, तो ये कर्म हो गया, कर्म कारक। सकर्मक क्रिया होने के साथ साथ और ये क्या है, किस काल की है बताओ, तो दोनों बताना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, है ना। पता क्या करके भी लगा सकते हैं ना, सर ने बोला क्या क्वेश्चन करो तो फिर अगर आंसर मिल रहा तो सकर्मक है, नहीं मिल रहा तो कर्मक है। वो ठीक है, लेकिन जो डायरेक्टली भी हमें समझना चाहिए कि कर्म है कि नहीं। खा लिया का संबंध अगर किसी चीज से है, और नहीं तो वो सीधा सीधा उससे रिलेट हो रहा है, सब्जेक्ट से। एक होता है इनडायरेक्टली किसी चीज को समझना, एक होता है डायरेक्टली, ऑब्जेक्ट नहीं है उससे संबंधित। तो राम ने मारा और राम ने रावण को मारा, हम क्यों और कहीं जाके रिफर करें, हम सीधा देखें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हिंदी जैसे इंग्लिश में कि ही राइट्स विद अ पेन, तो पेन है तो फिर वहां पर ऑब्जेक्ट है, इसी से समझ लो। अदरवाइज क्या से भी समझा जा सकता है, सीधे समझने में ज्यादा आसान है। ठीक है, इसीलिए कहीं पर भी जो आप बोल रही हैं, हमने कल भी आपको इसमें बताया नहीं, क्योंकि ऐसा कहीं दिया ही नहीं है, तो हम क्यों ऐसी चीज समझेंगे जो कि इस आधार सीधे समझो। ऑब्जेक्ट वहां पर कर्म है ही नहीं, तो कर्म कर लो। अब देखिए, और कुछ कुछ तो क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो अकर्मक ही होती है। राम रोया, अब रोने के लिए तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए यह अकर्मक क्रिया ही हो जाएगी। तो अब देखिए अगला है अव्यय। तो क्रिया हो गई, क्रिया विशेषण भी होता है। क्रिया विशेषण में तो कुछ ऐसा नहीं है, अगर क्रिया विशेषण के बारे में भी देख लो। हमने कल आपको बताया था कि जो अव्यय होते हैं वो क्रिया विशेषण भी होते हैं, विशेषण भी होते हैं। तो जब हम क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो वो अव्यय ही है। क्रिया विशेषण ये कभी बदलता नहीं है, तो इसलिए इसे क्या कह सकते हैं, अव्यय कह सकते हैं। क्रिया विशेषण में जो क्रिया की विशेषता बताएं, जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के आधार पर कभी विकार ना उत्पन्न हो, उसे अव्यय कहते हैं। तो ये क्रिया की विशेषता भी बताते हैं और साथ में अव्यय भी होते हैं। क्रिया की विशेषता बताते हैं और साथ में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, किसी भी चीज के आधार पर कभी भी इसमें, और काल के आधार पर भी भेद नहीं होता, विकार ही नहीं उत्पन्न होता।
काल के परिवर्तन से विकार नहीं उत्पन्न होता। विकार का मतलब है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, उत्पन्न होता, तो उस चीज को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण, जैसे मोहनी मधुर गाती है, तो मधुर यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो मोहन बिल्कुल थक गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ये कालवाचक होते हैं क्रिया विशेषण। इसी तरीके से स्थानवाचक होते हैं। फिर परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। जैसे कि कालवाचक क्रिया विशेषण, तो पहली बात तो क्रिया विशेषण के बारे में हमें समझ लेना चाहिए कि मोहनी मधुर गाती है, तो मोहनी मधुर गाती है, तो यहाँ पर ये जो मधुर है ये क्रिया विशेषण है जो कि गाती, सिंगिंग को क्वालिफाई कर रहा है। तो क्रिया की विशेषता बता जाए तो क्रिया विशेषण। ऐसे में कालवाचक क्रिया विशेषण में गीता अभी आई है, तो क्या ये काल को बता रहा है? गीता अभी आई है। समय को बता दे, अभी तुम अब जा सकते हो, तुम सकते हो, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि अगर बता सकते हो तो बता देना कि कालवाचक है, ये अच्छा रहेगा। गौरव परसों आएगा, तो ये सभी चीजें कालवाचक हैं। ऐसे ही स्थानवाचक, कहाँ बैठी है, तो सीता ऊपर बैठी है, तो बैठी कोई क्वालिफाई कर रहा है उस स्थिति को, लेकिन ऊपर नीचे तो स्थान के बारे में तो बता रहा है। मोहन अंदर गया है, मोहन अंदर गया है। वास्तव में देखा जाए तो इस इन आउट ये सब प्रीपोजिशन ही है, तो प्रीपोजिशन कोई तो स्थान ये ले रहा है, ठीक है कि नहीं। तो इसके अलावा परिमाणवाचक यानी कितना, वह बिल्कुल थक गया है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है। कितना थक गया है, वह थोड़ा थक गया है, वह बिल्कुल थक गया है, तो क्या परिमाण को बता रहा है, तो वह बिल्कुल थक गया है। वह थोड़ा चली, तो ये कितना चली, ज्यादा चली, उसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है। इसी तरीके से मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा था, तो ये रीति है, कैसे सुन रहे थे, तो मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा था, ध्यान पूर्वक सुन रहा था। यहाँ कैसे होता है, यहाँ कितना होता है, ये कहाँ होता है, ये कब होता है, तो कब, कहाँ, कितना, कैसे। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने भली भांति समझ लिया है। मैंने कैसे समझ लिया है, तो भली भांति समझा। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि इतना तो आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए, क्रिया विशेषण में भी जो रीतिवाचक हैं उनमें से है तो 10, लेकिन मैं मुख्य 4 बता रहा हूं, जिससे आपको और भी चीजें इसमें ये इंक्लूड कर लेगा। तो रीतिवाचक में संबंध बोधक है,
ये अव्यय के भाग देखो, तो तुम्हें क्रिया विशेषण में अव्यय का पता चल गया। तो अब यहाँ पर देखिए, जो अव्यय के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखो अव्यय। तो अव्यय में एक ये हो गया, जिसको मैंने क्या कहा, अव्यय का एक प्रकार क्या है, क्रिया विशेषण, और फिर और भी प्रकार आ जाएंगे, तो ये इसके प्रकार है। ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के प्रकार हो गए। अव्यय में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अव्यय में एडवर्ब तो आएगा ही, अव्यय में इसी तरीके से इंटरजेक्शन भी आ जाएगा, संबंध बोधक। अव्यय में 4 चीजें आएंगी। तो अव्यय का क्या है, क्रिया विशेषण। अब अव्यय का क्या है, संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक, ठीक है, और इसी तरह से संबोधन बोधक। अव्यय के 4 प्रकार। तो अव्यय का पहला क्या देखा बताओ, क्रिया विशेषण। अब अगला अव्यय का अगला देखो, ये व्यय नहीं होते, इनमें कुछ भी विकार नहीं होता। तो दूसरा देख लीजिए, अव्यय का दूसरा है कि संबंध बोधक। था, संबंध बोधक। संबंध बोधक यानी वे अव्यय, ठीक है, ये मैंने क्रिया विशेषण की डेफिनेशन लिखी, ठीक। अब देखो, वे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताएं, तो उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि इनका संबंध क्या होता है, ये संज्ञा सर्वनाम से जुड़ते हैं, ये क्रिया से पहले आते हैं, और उनका जो अव्यय, ऐसे अव्यय जिनका संबंध संज्ञा या सर्वनाम से हो। इसमें इन अव्ययों का संबंध किससे है, क्या क्रिया से है। क्रिया विशेषण में क्या होता है बताओ, अव्यय का संबंध किससे है बताइए, अव्यय का संबंध क्रिया से है। और अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसमें अव्यय का संबंध किससे होगा, अव्यय का संबंध संज्ञा या सर्वनाम से होगा, नाम से है, होता है। जैसे कि वह खुशी के मारे पागल हो गया, तो वह देखा था, ऐसे समझिए, बालक चांद की ओर देख रहा था, चांद की ओर। तो तुम्हें जो की ओर है, ये मुझे बताओ, ये देखने के लिए बताया गया है कि उसका संबंध चांद से अधिक है। की ओर का संबंध तो देखने से नहीं है ना, की ओर का संबंध किससे है, सीन टू मून। तो ये जो टू आया है, ये किसके लिए आया है, सीन के लिए आया है कि मून के लिए, तो मून के लिए आया है। तो इसका संबंध इससे है, इसलिए संबंध बोधक, ठीक है। तो बालक चांद की ओर देख रहा था, तो इसमें ये क्या करते हैं, इसमें संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। तो ये संज्ञा हो गई या सर्वनाम भी हो सकता है, तो वो वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बता देते हैं। मेरे घर के आगे बस स्टॉप है, इसमें देखो जरा, तो मेरे घर के आगे, सो देयर इज बस स्टॉप अहेड माई हाउस, इट इज अहेड इज लिंक्ड टू माई हाउस। तो इसका मतलब ये संज्ञा से संबंधित है ना, तो मुझे क्या लिख देना चाहिए, के आगे, क्या संबंध बोधक है, ये संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों से या अन्य पदों से संबंध स्थापित करते हैं, बस स्टॉप है। अब देखिए, तीसरा हो गया समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहेंगे, समुच्चय बोधक जो दो
दो शब्दों को आपस में जोड़ दें, दो वाक्यांशों को जोड़ दें और या दो वाक्यों को जोड़ें, जैसे हम लोगों ने देखा था कि ये सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, तो और योजक के साथ जुड़ते हैं, तो दो शब्दों को जोड़ दें, दो वाक्यांशों को जोड़ दें। ठीक है, भारत के राष्ट्र विधाता और विश्व के निर्माता, तो ये दो पदबंधों को जोड़ रहे हैं या वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं। तो समुच्चय बोधक में वे अव्यय जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ें। मोर नाच रहा है और आकाश नीला है। तो और यहां पर क्या हो गया, ये एक तरीके से समुच्चय बोधक हो गया। That is a kind of conjunction। तो इस तरीके से हम कंजंक्शन भी देख रहे हैं और संबंध बोधक में आप देख रहे हैं इट इज ऑल अबाउट प्रीपोजिशन है, ठीक है कि नहीं? तो इट इज प्रीपोजिशन, ये कंजंक्शन हो गया। तो जैसे माता और पिता, माता और पिता, मोर नाच रहा है या आकाश नीला है, तो या भी हो सकता है, या आकाश या भी तो एक कंजंक्शन है, या आकाश नीला, दोनों काम एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि आकाश नीला होगा तो मोर कैसे नाचेगा, बादल होने चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर या एक योजक है, वास्तव में ये योजक होते हैं जो जोड़ दे किसी चीज को। कभी कभी ये जो योजक होते हैं ये कंडीशनल भी होते हैं। यदि मैं दौड़ जाता तो प्रथम आ जाता, तो ये कंडीशनल है। और कभी कभी समाधि बोधक योजक होते हैं, माता और पिता, इसमें दोनों पद प्रधान है या दोनों समान अधिकार रख दें। इफ यू कम फर्स्ट देन यू विल गेट ए चॉकलेट, सो इट इज ए कंडीशनल। बात समझ आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से कुछ भी हो, लेकिन आपको पहचानने के लिए कि क्या ये जो मैं समुच्चय बोधक बता रहा हूं, इसके दो अलग अलग भेद हैं समुच्चय बोधक के देख लें। तो इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि भेद आपको पता चल जाए, इसलिए कि वाक्य में आए तो समुच्चय बोधक समझ सको, पता तो चले। और समुच्चय बोधक समझ लोगे तो अव्यय को पकड़ लोगे। तो इसलिए एक समान अधिकरण है और दूसरा है कि कंडीशनल व्यधिकरण। तो दैट इज कंडीशनल। समान अधिकरण में जैसे कुछ ऐसे भी होंगे, या आ जाएगा, ठीक है, और आ जाएगा, या आ जाएगा, और आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा। मैंने कठिन परिश्रम किया इसलिए मैं प्रथम आया, ये सब आएंगे। या भी, ठीक है, थाली के साथ कोक मिलेगी या लिम्का मिलेगा, तो यहां पर या आ गया, तो या आ गया, और आ गया, और इसलिए जैसे कि मैंने बताया। और यहां पर क्या आ जाता है, यदि तो यदि तो आ जाए तो भी जान लेना कि एक कंजंक्शन की तरह। यदि मैं दौड़ जाता तो उसे बचा लेता, जाता तो उसे बचा पाता। तो यदि और तो इसमें आ जाएंगे। अब देखिए, इसका जो अव्यय है, इसका एक और अंग है जो कि चौथा प्रकार है घा। ये है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब है विस्मयाधिबोधक। सभी अव्यय हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। देख लो, यदि तो में क्या परिवर्तन आएगा, और में परिवर्तन आएगा, प्रीपोजिशन को भी बदलते हैं। तो इसलिए
दैट इज विस्मयादिबोधक। तो 4 हमने पहले देख लिए, फिर इसमें आपने देख लिया प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। तो इंटरजेक्शन देख लो, तो जहां इंटरजेक्शन मिले उसे अव्यय जरूर लिख देना। इसमें हर्ष, शोक, घृणा, कभी यदि मानवीय भावों का अतिरेक हो जाए बहुत ज्यादा, इट इज द एक्सट्रीम एक्सप्रेशन ऑफ एनी फीलिंग इज नोन एज इंटरजेक्शन। यदि मानवीय भावों का अतिरेक हो जाए, इसके लिए हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, इनके लिए अलग अलग का प्रयोग होता है। जैसे अगर ये कहा जाए कि धन्य धन्य प्रभु तुम्हारी महिमा, नमो नमामि चरणम भाल, और पा प्रसाद प्रभु परम प्रेम का निमिष, परम प्रेम का निमिष में नाघव भावनिधि नाल। तो ये जो धन्य धन्य आया है ये एक इंटरजेक्शन है और इसमें हर्ष की बात कही जा रही है। या फिर वाह क्या जीत है, तो ये हर्ष के बारे में, ठीक है कि नहीं? तो वाह क्या जीत है, हर्ष की बात हो गई। शोक, शोक के बारे में, ओ यह क्या हो गया, तो यहां एक तरीके का विषाद है। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। छी कितनी गंदी बदबू है, या कितनी गंदी गली है। ऐसे ही किसी भी, कभी कभी क्रोध का भी हो सकता है, हट यहां से। तो ये हम जानते हैं, इसमें एक तरीके के विस्मयादिबोधक चिन्ह भी आते हैं, तो हम बड़े आराम से पता कर सकते हैं कि विस्मय का संपुट है, क्रोध का है, चेतावनी का, बचो निकल लो। तो इससे से जो बचो वर्ड है, क्या ये एक चेतावनी का प्रतीक है? तो इसमें कई चीजें होती हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं। सिर्फ आप संबोधन के बारे में भी बता देंगे तो भी चल जाएगा। तो ये हमारा, ये 4th था और ये 5th है। 6th में निपात आता है। अब देखें, निपात जो अव्यय किसी पद के बाद में लगकर उस अर्थ में विशेष बल दें, उन्हें निपात या अवधारक अव्यय कहते हैं। ये शब्द के उपरांत लगकर या बाद में लगकर, बाद में लगकर उसे विशेष बल देते हैं। जैसे कि ही भी तो तक, ही भी तो तक, मोहन ही दिल्ली जा रहा है। तो ये मोहन को विशेष बल दे रहा है, वह दिल्ली भी जाएगा। भी दिल्ली को विशेष बल दे रहा है, वह दिल्ली तक जाएगा, तुम आए तक नहीं। तो आने को विशेष बल दिया जा रहा है,
लेकिन इस तर्क के द्वारा। केवल 10 रुपए मिलेंगे, तो जो केवल है इस तरीके से ये बात हो गया। अब जरा देखिए कि एक दो लाइन हम पदबंध के बारे में भी समझ लें, ठीक है। पदबंध क्या होता है, ये तो हमारे अव्यय के बारे में पूरा हो गया, और फिर इसके हम उदाहरण देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे वहां पे लिखें, इनका यूज कैसे करना है। सर इसके एमसीक्यू आते हैं। हाँ, इसके एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू आते हैं तो मैं 2-4 बता देता हूँ कि कैसे आपको समझना है, तो फिर इन्हीं सब का एप्लीकेशन आ जाएगा। तो जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई प्रस्तुत करें, पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई प्रस्तुत करें, जैसे कि दशरथ सुत राम ने सबका मन मोह लिया। तो जो दशरथ का मतलब है जिसने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो जो हमारे जितने भी सेंसेस हैं, तो उन सभी सेंसेस पर ज्ञान इंद्रियां 5 हैं और कर्म इंद्रियां 5 है, तो मिल के कितनी इंद्रियां हुई? 10। उन पर जिसने जीत हासिल कर ली हो, तो दशरथ पुत्र राम ने सबका मन मोह लिया। उदित उदय गिरिमंच पर विकसे बाल पतंग और हर्षे संत सरोज सब और हर्षे लोचन ढंग। तो जब भगवान राम उदित उदय गिरिमंच पर, जैसे गिरी पर्वत होता है तो उसमें एक उदित उदय गिरिमंच पर, तो वहां रवि विकसित होता है, वैसे ही राम जब मंच पर आए तो एक रवि के समान उदित हो गए, ठीक है। और उसमें हर्षे संत सरोज सब, और संत रूपी सारे फूल खिल गए, और विकसे लोचन भ्रंग, और उनके आंखों रूपी भंवरे की राम आ गए, तो भंवरों की तरह वो इधर उधर जाने लगे। तो यहाँ पर भी आप देखिए, तो पदबंध का क्या मतलब है? दशरथ पुत्र राम ने सबका मन मोह लिया। तो ये जो पूरा दशरथ पुत्र राम है, ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी क्रिया का कार्य कर रहा है, तो ये पदबंध हो गया। इसी तरीके से कर्ता का कार्य कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर क्रिया नहीं है, ये किसका कार्य कर रहे हैं? कर्ता, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो सबको प्रिय लगने वाला मोहन रोज कार्य करता है, तो ये पूरा एक ही हो गया। पदबंध क्या हो गया? सबको प्रिय लगने वाला मोहन परिश्रमी है। तो यहां पर ये पूरा जो इतना है यही करता है, तो इस चीज को पदबंध कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, पदबंध तो नहीं है ना आपके में? ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पद परिचय के बारे में थोड़ा सा और सीखें, इसको अप्लाई कैसे करें। हम अपने देश पर मर मिटेंगे, ये पद परिचय हो गया।
तो हम क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम का क्या है? उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक। इसका वचन क्या है? बहुवचन। और क्या है? कहां पर आया है? क्या ये करता है? तो कर्ता कारक। ठीक है, कितनी चीज हो गई। इसके बाद अब अपने के बारे में समझो। अपने क्या है? ये भी सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? हमने अपने कपड़े स्वयं धोए, निज वाचक। ओके, वास्तव में हम है तो पुल्लिंग। देखने में पुल्लिंग है, वैसे सभी लोग कह सकते हैं, लेकिन ये वीरों के बारे में कहा गया है। मर मिटेंगे तो पुल्लिंग का ज्यादा इसमें वो प्रभाव आ रहा है, वीरता का। तो पुल्लिंग अपने देश पर है, और ये संबंध कारक भी है। इसका इसके साथ ये क्या करा रहा है? संबंध करा रहा है। इसमें ये भी चीज है, अपने देश। अपने देश, अपने का ये इससे संबंध करा रहा है। तो ये इसका इससे संबंध करा रहा है, संज्ञा से संबंध करा रहा है, तो संबंध कारक। ठीक है, इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। अब आगे देखिए, देश पर। तो देश पर ये जो है, तो देश पर ये कौन सी संज्ञा है? क्या जातिवाचक है? क्योंकि नाम तो दिया नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसके अलावा पुल्लिंग हो गया। देश जीता है तो व्यक्ति जीता है, देश जीती है तो होता नहीं है, तो खुद ऐसे करके हम देख सकते हैं। पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, क्योंकि एक देश की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और देश पर है तो अधिकरण कारक हो गया कि नहीं? अधिकरण में और पर, तो इसलिए अधिकरण कारक। मर मिटेंगे, तो मर मिटेंगे के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ मर मिटने के लिए आपको किसी हथियार की जरूरत नहीं, बस मर जाओ। तो ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि क्रिया, कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जिनका संबंध किसी से स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे हम सोए, तो सोने का ज्यादातर ये अकर्मक ही। हम हंसे, इसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अकर्मक क्रिया ऐसी होती है कि बस ये हो जाती है, इनके लिए क्रिया से संबंध इनका नहीं होता है, खुद ही हो जाता है। तो अकर्मक क्रिया है। तो भविष्य का। अब यहाँ पर अकर्मक के लिए आपने क्या बताया था? क्या चीज होती है? क्या का संबंध हो? क्या होता है? क्या? हाँ? हाँ, क्या? क्वेश्चन क्वेश्चन क्या? करने का उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक है। नहीं मिले हैं? ऐसा नहीं बताया। जैसे बताओ, इसका कैसे करोगे? जैसे हम क्या मरेंगे, लाइक ऐसे जैसे आपने सकर्मक में लिखा है मोहन बिस्तर पर सोता है, तो इसमें क्या होगा? तो उसका आंसर बिस्तर ऐसा सर ने कुछ बताया था, चलो, इसलिए कोई बात समझ नहीं। नहीं आया तभी आप। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसको किसी से संबंध नहीं होता, मर मिटने का किसी से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, तो इसलिए वो चीज क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। अभी एक दो में और देखेंगे, तो फिर हम कंक्लूड करके नेट से भी देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि मर मिटने का किससे संबंध स्थापित करोगे? नहीं हो पाएगा। इसने इससे संबंध किया, अपने से संबंध इसका स्थापित हो गया अपने देश पर, लेकिन इसका नहीं हो पा रहा है किसी से, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। इसके अलावा मर मिटने पर ये बाकी चीजों के तरीके से मर मिटेंगे, तो बहुवचन हो गया, भविष्य काल हो गया, तो भूतकाल, भविष्य काल। और इसके साथ चूंकि हम के साथ है, तो ये भी लिखना पड़ेगा, कर्तृवाच्य। वाच्य इसका बताना पड़ेगा। हम लोगों ने कल देख लिया था ना, हाँ। कि अगर सीधा सब्जेक्ट के साथ आ रहा तो कर्तवाच्य है, और हम जो है कर्ता की एक क्रिया है, एक ये भी चीज है, हम कर्ता की क्रिया। ये क्रिया है, इतना आपको बताना होगा। ठीक है, अब जरा देखें कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे वह देखता है, तो देखने का संबंध किसी न किसी चीज से होगा। वह किससे देखता है? तो इसलिए ये क्रिया हमेशा सकर्मक ही होगी। देखने के लिए तो कुछ चाहिए ना ऑब्जेक्ट, तो वह किसे देखता है, वह के बारे में आप बता लोगे। किसे और देखता है के बारे में मैं बता देता हूं। वह किसे देखता है, तो
किसे प्रश्नवाचक है, किसे किसी की, जैसे वह मोहन को देखता है तो मोहन की जगह आया है, तो प्रश्नवाचक भी और सर्वनाम भी। प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। इसके अलावा वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कुछ भी हो सकता है, किसी को भी देख सकता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, ठीक है। इसके अलावा किसको देखता है, तो ये कर्म कारक है। अगर को करके सेंटेंस बनता है तो कर्म कारक हो गया। अब देखो, देखता है, देखता है, ये अकर्मक क्रिया है रोमिल की सकर्मक क्रिया? बोलो। सकर्मक, क्योंकि देखने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, ऐसे नहीं देखा जा सकता है। तो वह देखता है, उसको कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, दैट इज सकर्मक क्रिया। अच्छा, और देखिए कि ये वाच्य कौन सा है रोमिल, बताइए, बताया करो, थोड़ा पार्टिसिपेट करो कोई तो। हाँ बोलो, कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। सो दिस इज, ये जो वाच्य कर्तृवाच्य, ठीक है। क्रिया बता दी, वाच्य बता दी। रोमिल काल कौन सा है, बोलो। वर्तमान काल। तो क्रिया बता दी, वाच्य बता दिया, काल बता दिया। इसके अलावा ये किसे देखता है, इसमें वह कर्ता की क्रिया, वह कर्ता की ये क्रिया। अब देखो, कुछ अब हम क्रिया के बारे में और बता दें, जिससे आपको सकर्मक और अकर्मक का भेद पता चल जाए। सभी चीजों के बारे में नहीं बताएंगे, क्रिया के बारे में हम और बता दें। जैसे रमेश दसवीं कक्षा में बैठा है, तो अब जरा देखो कुछ चीजें मैं सकर्मक अकर्मक का इससे भी देख लेता हूं। तो यहाँ अकर्मक क्रिया बता रहा है, बैठा है। बैठा है का कोई संबंध नहीं है डायरेक्टली किसी से। सकर्म सकर्मक और अकर्मक क्रिया। जब कोई क्रिया कर्म के अलावा किसी और चीज को प्रभावित करे तो वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम ने सेब खाया, तो ये क्रिया सेब को प्रभावित कर रही है। राम ने पत्र लिखा, तो ये पत्र को प्रभावित कर रही है। और अगर मैं कहूं कि राम 10वीं कक्षा में बैठा है, तो कक्षा को प्रभावित नहीं करेगी, उससे उस कक्षा पे कुछ प्रभाव नहीं हो। अगर मैं कहूं राम ने पुस्तक को दिया, तो ये पुस्तक पर भी प्रभाव है और जिसको दिया उस पर भी प्रभाव है। तो जो किसी दूसरे संज्ञा को प्रभावित करे या कर्म को प्रभावित करे, तब उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म के साथ हो, कर्म को प्रभावित करे। और अगर कर्म को ना प्रभावित करे, तो इसलिए लिखो सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है कि सकर्मक क्रिया कर्ता को तो प्रभावित करती ही है। तो कर्ता का किया गया कार्य, कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करे, किसी
अन्य चीज को प्रभावित करे। जैसे राम ने सेब खाया, तो खाना सेब को प्रभावित कर रहा है। करता है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हुई। राम ने या रिया ने पत्र लिखा, तो लिखना पत्र को प्रभावित कर रहा है। लिखना पत्र को इसलिए करता है। इसलिए जो लिखा शब्द है ये सकर्मक क्रिया हुई। और यदि अकर्मक क्रिया, यदि क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से हो, अकर्मक क्रिया क्रिया का संबंध और किसी चीज से ना हो, बस सीधा कर्ता से बल्कि ज्यादा हो। सर मेष 10वीं कक्षा में बैठा है, इसमें 10वीं कक्षा को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा है, इसलिए ये चीज है। बस राम बैठा है, कक्षा को इसमें कोई प्रभावित नहीं हो रहा। बैठने या ना बैठने से कक्षा प्रभावित नहीं होगी। जबकि किताब के देने या ना देने से मोहन ने राम को किताब दी, तो राम प्रभावित होगा और किताब भी प्रभावित होगी। तो ये चीज है। अगर वो प्रभावित नहीं कर रहा है, भले ही और सारी चीजें दी हो, कई संज्ञा दी हो, लेकिन उन सबके होने या ना होने से नहीं है। आप देखो वो चीज प्रभावित कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। यदि नहीं कर पा रही है तो फिर अकर्मक ही। तो जैसे कर्ता से हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर शीला हंसती है। अभी हम अपना भी कुछ अमेंड कराएंगे, क्योंकि हमने लिखा है कि बिस्तर पर सोता है। तो मैं अभी फिर से देखना चाहता हूं कि जो सोता है क्या उससे बिस्तर प्रभावित हो रहा है। इस उदाहरण को भी देख लें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर सोना हमेशा के लिए कर्मक ही हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ शीला हंसती है, तो इससे क्या पता चल रहा है यहाँ कोई कर्म है ही नहीं। मोहन बिस्तर पर सोता है, यह अकर्मक क्रिया है या सकर्मक? सोना, रोना, हंसना अकर्मक क्रिया है। ये देखो, हमेशा सोना, हंसना, रोना अकर्मक क्रिया है। अब जरा देखें, कि चलो इस चीज को देख लें। उत्तर मिलने वाली भी बात कई लोगों ने बताई है। तो इसमें दिया है कि यदि प्रश्न का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से हो, और क्या या किसको प्रश्न करने से दोनों में से
किसी का उत्तर ना मिले तो, ठीक है, ऐसी स्थिति में वो अकर्मक क्रिया होती है। किसको तो नहीं होगा, जैसे पुस्तक किसको दी, ठीक है, तो यहां पर और इसको देखें, सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने का तरीका। देखो, जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है तो वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे अगर हमने राम ने लिखा तो लिखा में कर्म की अपेक्षा है, लोग पूछेंगे क्या लिखा, अपेक्षा रहती है, तो वो सकर्मक क्रिया है। और जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं रहती तो वे क्या होती हैं, अकर्मक क्रिया होती हैं। चलो से और जाना, सोना, उठना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। और सकर्मक क्रिया क्या होती है, उसके साथ क्या किसको लगाकर देखिए। यदि कोई उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, नहीं तो वो अकर्मक है। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं, अब एक बात और समझो, राम खेल रहा है और तुम इसमें कह दो राम क्या खेल रहा है, कुछ भी लगा सकते हो, क्या खेल रहा है। अगर उत्तर मिल जाए तो तुम समझ जाना ये सकर्मक क्रिया। तो फुटबॉल क्या होगा, फुटबॉल। तो इससे ये पता चलता है कि खेल रहा कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक। ना होने पर भी ये सकर्मक है, जरूरी नहीं है कि कर्म हो। अब क्या या किसको लगाना है, किसको लगाओ का एक से उत्तर मिल जाए तो हो जाएगी। जैसे मैं कहूं कि राम किसको खेल रहा है तो कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन क्या से तो मिल गया ना। तो किसको खेल रहा है तो इसमें कुछ भी उत्तर नहीं मिला, लेकिन क्या से तो मिल गया ना। अब देखो, राम सो रहा है, इसमें भी मैं दो चीजें लगाऊंगा। अगर दोनों से ही उत्तर नहीं मिला तो यहां कर्म ना होने पर भी ये सकर्मक क्रिया, कर्म होना या ना होना जरूरी है ही नहीं। अब जरा देखो, राम अब क्या से नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो क्या सो रहा है, तो क्या उत्तर मिलेगा। उस क्रिया को लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि उसमें से क्रिया का लोप नहीं करना, उसके पहले क्या लगा दो और उससे अगर उत्तर मिले, यहाँ पे क्या लगाओ या किसको, उत्तर मिल जाए किसी किसी में तो समझ जाना है सकर्मक है। राम क्या खेल रहा है, किसको, तो राम ने पुस्तक दी, किसको दी, मोहन को दी, मिल गया उत्तर, ठीक है। राम ने क्या दिया, पुस्तक को दिया। तो वहां पर ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वे दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं ना, क्या दिया और किसको दिया, तो वो भी है। अब यहाँ पर देखिए, राम सो रहा है, राम क्या सो रहा है, कुछ उत्तर मिलेगा, राम किसको सो रहा है, तो इससे कोई उत्तर नहीं मिलेगा। राम क्या सो रहा है, तो इसका लोग सोचेंगे कि क्या है, पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं। और राम किसको सो रहा है तो भी उत्तर नहीं मिलेगा। ये बात सही बताई आपके टीचर ने, तो दोनों में उत्तर नहीं मिला ना, इसलिए सो रहा है क्या हुई, बस इसी से समझ लो, सो रहा है अकर्मक क्रिया है। होना या ना होना से मतलब नहीं है, ठीक है। हम देश पर मर मिटेंगे, अब मर मिटेंगे, देखो हम देश पर क्या मर मिटेंगे, नहीं कुछ नहीं आ रहा। हम देश पर किसको मर मिटेंगे, कुछ नहीं आ रहा। तो मर मिटने के पहले हमने क्या लगाया है, अकर्मक क्रिया। जैसे एक अगला प्रश्न क्या था बताओ, किसे देखता है। हाँ, तो राम 10वीं कक्षा में क्या बैठा है, राम 10वीं कक्षा में किसको बैठा है, कुछ आएगा उत्तर। तो बैठा है कि ठीक पहले क्या लगा दो, क्या या किसको। यदि क्रिया के पहले क्या और किसको लगाने से कोई उत्तर न मिले तो वो अकर्मक क्रिया है, और क्रिया के पहले क्या या किसको लगाने से किसी का भी उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया। फिर ये मत देखो कर्म है या नहीं। तो यदि क्रिया से पहले, क्रिया छोड़नी नहीं है, क्या या किसको लगाने से
उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया। दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। यदि क्रिया के पहले क्या या किसको लगाने से उत्तर न मिले तो अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। और ये क्या हो गया? अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि यह छात्र बहुत चतुर है। ये छात्र बहुत और चतुर है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि चतुर क्या है? चतुर एक गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, ये किसकी विशेषता बता रहा है? क्या छात्र को क्वालिफाई कर रहा है विशेषण। और कितना चतुर है ये भी एक विशेषण है, दो तरीके से। परिमाणवाचक, थोड़ा चतुर है कि बहुत, तो ये कौन सा है? परिमाणवाचक। जो मॉडल्स होते हैं या हेल्पिंग वर्ब, देखो मॉडल भी हो सकता है, अब इंग्लिश में हम इन सबके बारे में बताएंगे कि मॉडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में तीनों में क्या अंतर है। वास्तव में वर्ब के ही बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, तो वो हमें जानना होगा। हम मॉडल तो पढ़ते हैं लेकिन हम उसके बेसिस को नहीं जानते कि वास्तव में आया कहाँ से वर्ब से। तो मॉडल हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर क्या हो, हेल्पिंग वर्ब, मेरा कहने का मतलब है, या सहायक क्रिया हो, सहायक क्रिया, तो उसे कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ है आया है, तो अब मुझे ये देखना है कि ये है कौन सी क्रिया है, ये बताओ। सिर्फ है सहायक क्रिया, आपस में एक तरीके से अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, जहां पर कुछ और ना हो। यह तस्वीर सुंदर है, तो अब यह है क्या है? अपूर्ण अकर्मक। तो है क्रिया तो है, लेकिन ये कैसी है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है, इसमें कुछ लगाने से बनेगा नहीं, तो अपूर्ण अकर्मक है। और ये सिर्फ अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जो अस्तित्व बोधक होती हैं, किसी के होने का अनुमान कराती हैं। ताजमहल सुंदर है, तो क्या वो अस्तित्व का बोध करा रही है? वो अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। और ये क्या है? अस्तित्व बोधक। अगर इस तरीके से कभी सिर्फ ऑक्सिलरी आ जाए तो एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ भी दो हैं। वास्तव में ये जो बैठा है ये कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। और ये है क्या है बताओ? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब एक ही होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये सहायक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया। तो अगर दोनों में बाइफर्केशन अलग अलग पूछा जाए तो भी बता देना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब के दो भेद हैं और मेन में भी दो हैं, एक सकर्मक और अकर्मक, इसके दो भेद हैं। और ऑक्सिलरी में मॉडल और हेल्पिंग वर्ब है, वो बाद में देखेंगे। तो मेन वर्ब के दो भेद आपने देख लिए ना, सकर्मक और अकर्मक। और है को अपूर्ण अकर्मक कहते हैं हिंदी के व्याकरण के अनुसार, जो पाणिनि की व्याकरण, पाणिनि की व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसके हिसाब से। अब चला देखो, इतनी बात हो गई। जैसे कि एक और अकर्मक का देखना, हम बाग में गए परंतु वहां कोई आम ना मिला। तो यहां गए क्या है? तो इसके पहले किया या किसको लगाओ जरा, कुछ बन रहा बात कि नहीं बन रहा? नहीं बन रही ना, तो इसलिए क्या कैसे कुछ बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पर जबकि बाग में है, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं सोचना है कि जाना आना में भी यहाँ पर बेसिक, बस हम गए तो हम क्या गए किसको गए तो नहीं होगा ना। हमने क्या लिखा होता तो पत्र को लिखा हो जाता, लेकिन ये तो नहीं होगा। तो इसलिए ये गए क्या हुई? अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो हम बाग में गए तो ये अकर्मक क्रिया है। बाकी हम और भी चीजें हैं, कृतवाच्य, ये सब तो लिख सकते हैं। परंतु वहां कोई आम न मिला,
तो परंतु वहां कोई आम, तो आम हटा दो, न मिला, हमें वहां क्या ना मिला, आम। तो यहाँ पर क्या लगाने से अर्थ मिल रहा है, तो यहाँ मिला हो गई सकर्मक क्रिया। तो यहाँ अगर आप क्या या किसको लगाएं तो क्या पे मिल जा रहा है और किसको पे तो नहीं मिल रहा है। तो क्या में क्या मिल गया, आम मिल गया, इसलिए कौन सी क्रिया हुई। आपको तो बस ध्यान इतना ही देना है और सिर्फ ये नहीं देखो कि ऑब्जेक्ट है नहीं, सीधा ऐसे ही देखो क्या किसको करो। बहुत अच्छी बात बताई टीचर ने, आप यही लिखते हैं, समझ आई, फिर कभी गलती नहीं होगी। देखो दोनों हैं, इसमें ऐसी बात करनी। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, और थोड़ी थोड़ी चीजें हैं लेकिन क्लियर हो जाएंगी। फिर से देखो कि सुंदर फूल खिले हैं, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक। अब कह रहा है कि खिले हैं, यहाँ अकर्मक बता, जबकि क्या में उत्तर मिल जा रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर से देखें तो अकर्मक क्रिया में खिलने का फल फूल को मिल रहा है। फिर से देखो, फल फूल को ही मिल रहा है, खिलना अकर्मक, खिलने को अकर्मक क्रिया बताया है। सुंदर फूल खिले में खिले हैं, तो क्यों ऐसा है कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता, खिलने का फल अभी भी शेष है। अब हम इसको और देखेंगे, अभी भी रह रहा है, क्योंकि सुंदर फूल खिले हैं में कह रहा है कि फूल खिले हैं में खिले हैं अकर्मक क्रिया, तो जबकि खिलने का फल फूल को मिल रहा है, लेकिन इसमें इसने कह रहा है कि सुंदर फूल, फूल खिले, फूल करता है और बाकी क्रिया। तो फूल क्या खिले हैं, कह रहा है कि फूल को तो तुम छोड़ ही नहीं सकते, फूल तो करता है। तो बीच में लगाना है। हाँ, एक नई चीज सीखो। जैसे हम कह रहा है कि तुम फूल नहीं हटा सकते, कह रहा है कि तुम करता नहीं छोड़ सकते, और तब क्रिया के बारे में देखो, बहुत अच्छी बात बताई। जैसे इनमें भी हम चेक करेंगे तो करता नहीं छोड़ना, कोई आम किसको नहीं मिला वो पूछेंगे। हाँ, तो इसका आंसर भी मिल रहा है कि हमें नहीं हाँ, मिला। तो उसमें ये चीज है, जैसे करता, पर हम है यहाँ करता, हम करता है और कोई आम नहीं है। तो जैसे ये है, हमको क्या नहीं मिला, और किसको किसको में होता है, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट होता है तब होता है। अभी हम बता रहे हैं, जो आपने प्रश्न किया उसका दूसरा उत्तर। ये देखो, सुंदर फूल खिले हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया का उत्तर पाने पर कर्ता को नहीं छोड़ना। तो कर्ता के साथ क्या किसको लगाना है, क्या किसको लगाना है, देखो कैसे करें, ठीक है। तो अब यहां पर सुंदर फूल, यहां पे लगाओ क्या किसको, तो सुंदर फूल क्या खिले हैं, तो इसमें कोई उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस वजह से खिले हैं कैसी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हुई। अब देखो, जैसे राम ने पुस्तक मोहन को दी, तो राम ने को नहीं छोड़ना, ठीक है। तो राम ने क्या किसको दी, जब क्या और किसको दोनों का उत्तर मिल जाए तो समझ लेना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या का जो उत्तर दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसको दे तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनकी हिंदी में आपको बता दें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि वो दोनों होना चाहिए, इसमें नहीं दिया है। तो प्रत्यक्ष कर्म और परोक्ष कर्म, ये बिल्कुल सही है। तो मतलब आप जैसे कुछ कहें कि हमने प्रत्यक्ष रूप से राम मंदिर बनवाया और हमने परोक्ष रूप से बनवाया, पीछे हम खड़े घर में थे और हमने लेटर लिख लिख के पैसा फाइनेंस किया, तो परोक्ष रूप का मतलब है इनडायरेक्ट।
तो समझ में आया? तो मोहन ने क्या किसको दिया, जरा इस चीज को देखो। अब चीजें थोड़ी क्लियर हो रही हैं। मोहन नहीं छोड़ सकते, सब्जेक्ट तो छोड़ना ही नहीं है आपको। तो राम ने क्या भी लगाओ, क्या दिया, और राम ने किसको दिया। पहली बात, यदि किसी का भी उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, यहां तो दोनों का ही उत्तर मिल गया। तो राम ने क्या दिया, पुस्तक। इसलिए पुस्तक क्या हो गई बताइए, ये प्रत्यक्ष कर्म है जिसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया, मोहन को। तो मोहन को जो दिया ये परोक्ष कर्म है, दैट इज इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम हैज गिवन व्हाट टू whom। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि राम हैज गिवन, इसका मतलब क्या है, व्हाट टू whom। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या प्रत्यक्ष कर्म वो होते हैं जिसका तुम लोप नहीं कर सकते। राम ने पुस्तक दी, ये सेंटेंस पूरा है, और बेटर करने के लिए मोहन को दी, और राम ने मोहन को दिया, ये अधूरा सेंटेंस। प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन परोक्ष कर्म को छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ जो व्हाट है, यहाँ पर राम हैज गिवन व्हाट, ये प्रत्यक्ष कर्म हो गया। टू whom, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कितनी बात समझ में आ गई? अब कर्म और कोई चीज पूछनी है, अलंकार में कुछ, कोई भी ऐसा अलंकार है जो नहीं समझ में आता है, श्लेष यमक कुछ भी है ऐसा, कुछ भी हो तो पूछ लो, तो फिर मैं मैथ्स में आऊँ। दो चार काम, अगर हिंदी व्याकरण में कुछ पूछना हो तो पूछो, फिर मैं आता हूँ मैथ। अनुप्रास के सभी भेद आते हैं, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, ये सभी आते हैं ना, आपके कोर्स में नहीं है? अनुप्रास पिछले साल। जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी देंगे ने जानू कैसे नाम, इसमें कौन सा अनुप्रास? जब प्रथम हो तो इसमें वर्त्यानुप्रास, अंत हो तो अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, अलग अलग ये सब है। बस अनुप्रास। दैट इज एसोनेंस क्या होता है, ये सब इंग्लिश में, इंग्लिश में नहीं। चलो इसको नोट कर लिया है, कहाँ तक तो हो गया होगा। मैथ्स की क्लास कंटिन्यू रहेगी ना? मैथ की ना, हाँ, मतलब अभी जैसे अभी साइंस का अभी है, तो तो इसके बाद हिंदी के बाद साइंस। थोड़ा मैथ और कराएंगे, क्योंकि मैं हमारा 3-4 साल से क्या रहा है ना, साइंस से बच्चे पूरे ले आ रहे हैं और मैथ में 92 तक पहुंच रहे हैं। तो 8 नंबर का जो गैप है मुझे वो फील कर रहा है। साइंस अच्छा समझ में आ गई बच्चों को, लेकिन मैथ में थोड़ा हमें और, उसकी वजह से हम जो ये पूरे स्टेट की रैंकिंग नहीं ला पा रहे हैं। लोग जयपुर रीजन में तो टॉप कर जा रहे हैं, लेकिन स्टेट रीजन में 100 स्कूलों में टॉपर हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि पूरे राजस्थान का करवाऊँ तो मुझे मैथ के वो 8 नंबर ठीक कराने होंगे। तो वो लोग साइंस के पेपर से एक दिन पहले डाउट साइंस ऐसा नहीं है, साइंस में अभी 4-5 दिन कराऊंगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कुछ कराना है, लेकिन मैथ में थोड़ा सा और कन्वर्जेंट हो जाए। हाँ, अभी तो जो जो जैसे पेपर चलेगा वही करेंगे। अभी साइंस का होगा तो साइंस पढ़ेंगे, सोशल साइंस होगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छा करना है ना, पेपर के हिसाब से करना है। सोशल साइंस में सिर्फ सोशल साइंस पढ़ेंगे, डिस्ट्रैक्ट थोड़ी ना होंगे। जो पेपर अभी कर रहे हैं उसको तो अच्छे से करें ना। इसीलिए हिंदी के कोई भी डाउट हो तो हमने कहा पूछ लो, कुछ भी हो तो पूछ लो। रोज मैथ नहीं चलेगी, जो चीज चलेगा उसको पहले हम देखेंगे। सोशल साइंस होगा तो हर चीज, हमारे वीडियो एल्बम सब मौजूद है जयसवाल क्लासेस में। सोशल साइंस खोलोगे हर चैप्टर का मौजूद है। वीडियो एल्बम भी है जिसमें सारे फोटो के साथ, वो भी बहुत मेहनत करके बनाए गए हैं। अब देखो चलो, let us come to trigonometry।